नमस्कार। ज्योतिष विज्ञान के सभी जिज्ञासुओं को अशोक वासुदेव का नमस्कार, प्रणाम। ये कोर्स मैंने इसलिए शुरू किया कि आप देखेंगे कि आज के युग में हर गली के अंदर आपको एक ज्योतिषी मिलेगा। क्या वो ज्ञाता है या फिर केवल 4 किताब पढ़ने के पश्चात आपके जीवन के साथ कहीं ठगी तो नहीं हो रही? तो मेरे मन में विचार आया कि आपके लिए मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाऊं या कि ऐसी एक किताब लिखूं जिसको पढ़ने के पश्चात कम से कम जो बेसिक चीज़ें हैं ज्योतिष विज्ञान की, जो वेदों का छठा अंग है, उसके बारे में आपको ज्ञान प्राप्त हो सके। जैसे आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको मेडिकल साइंस के बारे में तो नहीं मालूम, लेकिन आप अपने शरीर के बारे में जानते हैं। तो जब आप शरीर के बारे में जानते हैं तो उस शरीर का थोड़ा सा ज्ञान आपको होना अति आवश्यक है, जिससे कि आप डॉक्टर के साथ कंफर्टेबल होकर के ये महसूस कर सकें कि जो आपको दवा दी जा रही है क्या वो वाकई उसी मर्ज की दवा है जो मर्ज आपको है, क्योंकि आप अपने बारे में बेहतर जानते हैं। क्यों ज्योतिष सीखना चाहिए? ज्योतिष का सबसे बड़ा जो ध्येय है वो ये है कि आप अपने आप को जानें, आप अपने आप को पहचानें। जैसे सोक्रेटिस ने कहा है, नो दाई सेल्फ टू लिव बेटर। यदि आप अपने आप को पहचानते हैं, अपने आप को जानते हैं, अपने अंदर की छुपी हुई प्रतिभाओं को पहचानते हैं और कोई भी कार्य करने से पहले आप ये जान लें कि ये कार्य मैं पूर्ण रूप से कर सकता हूँ। अब ज्योतिष की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि एक व्यक्ति जो जन्म लेता है वो आसपास की वस्तुओं से प्रभावित हो जाता है, और आप आसपास की वस्तुओं से प्रभावित होकर के या माता पिता के कहने से या अपने परिवार की कुछ आकांक्षाएं, इच्छाएं पूर्ण करने के लिए कुछ ऐसा कार्य चुन लेते हैं जो प्रतिभा आपकी नहीं है या जहां पर आपको सफलता नहीं मिलेगी। ज्योतिष विज्ञान आपको ज्ञान प्राप्त कराता है, आपकी नॉलेज को बढ़ाता है आपके फिजिकल शरीर के बारे में, जो आपकी फिजिकल बॉडी है, जिसको हम बोलते हैं स्थूल शरीर। इसके भीतर आपका एक शरीर है जिसको हम बोलते हैं कारण शरीर, और उस कारण शरीर के भीतर एक शरीर है जिसका नाम है सूक्ष्म शरीर। तो ये भौतिक कारण और सूक्ष्म शरीर, जिसको हम फिजिकल, एस्ट्रल और कॉजल बॉडी बोलते हैं, उसके बारे में ये ज्योतिष विज्ञान आपको ज्ञान कराएगा कि पिछले जन्मों के कर्मों से या माता के गर्भ से आप कौन सी प्रतिभाएं या क्या चीज़ लेकर के आप पैदा हुए हैं, ताकि आप संसार के अंदर एक बेहतर जीवन व्यतीत कर सकें। ये ज्योतिष का एम है। बहुत जगह ये मान्यता रहती है कि ज्योतिषी से जाकर के पूछते हैं कि मेरा कार्य होगा कि नहीं होगा। कृष्ण जी से अर्जुन ने नहीं पूछा था कि प्रभु मैं युद्ध जीतूंगा कि नहीं, उन्होंने पूछा था कि मैं युद्ध कैसे जीतूंगा या मुझे क्यों युद्ध करना चाहिए, और इस युद्ध करने के पश्चात मेरा एम क्या है, ध्येय क्या है उस युद्ध को जीतने का। तो 3 बातों का जवाब ज्योतिष विज्ञान देता है कि आपको क्या करना है, व्हाट टू डू, आपको कैसे करना है, हाउ टू डू, और तीसरा प्रश्न सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो है कब करना है, व्हेन टू डू। ये 3 बातों का जवाब ज्योतिष विज्ञान देता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ज्योतिष विज्ञान क्या आपके बारे में सब जानता है कि नहीं जानता है? ऋग्वेद के अंदर एक श्लोक लिखा है कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे।
जो इस ब्रह्मांड के अंदर जो भी वस्तुएं हैं वो आपके शरीर के अंदर पूर्ण रूप से है। एक इंसान का, मेरे और आपके जैसे का जो अवतरण इस धरती पर हुआ है, वो धरती से लेकर के शनि महाराज के बीच के जितने भी तत्व अवेलेबल हैं, उन सब तत्वों का मिश्रण आपके शरीर के अंदर है। और वो सब तत्व जो हैं मिलकर के ये सब जो है ये आपका शरीर बना है। कहते हैं कि क्षित जल पावक पवन समीरा, ये सब मिल बने अधम शरीरा, जिसको हम भगवान का रूप देते हैं। जैसे भासे भूमि, गासे गगन, वासे वायु, आसे अग्नि, नासे नीर, इन सब तत्वों द्वारा मिलकर के ये हमारा शरीर बना है। और जो मूवमेंट होती है, जो ग्रह घूमते हैं, उनकी वजह से धरती पर ही केवल जीवन संभव हो पाया, बाकी ग्रहों पर जीवन संभव नहीं हो पाया। उसका कारण क्या है कि धरती से बाकी ग्रहों की दूरी, धरती के ऊपर एक धुर्री, और उन ग्रहों का धरती के ऊपर एक अल्ट्रा वायलेट रेस, सीधी जो रेस पड़ती हैं वो केवल सूर्य और चंद्र की पड़ती हैं, लेकिन बाकी ग्रहों की जो किरणें हमारे धरती पर पड़ती हैं वो डिफ्लेक्ट होकर पड़ती हैं। जैसे कि सूर्य की रोशनी पड़ी शनि महाराज पर या फिर शुक्र पर या अन्य ग्रहों पर, तो वो रोशनी हमारी धुर्री से टकरा करके वो एक ट्रायंगल सा बन के हमारी धरती पर आती है, जो कि हमारे शरीर के ऊपर या हमारे ब्रह्मांड जो हमारी धरती है उसके ऊपर विभिन्न रूप से प्रभाव डालती है। क्योंकि वो तत्व हमारे अंदर भी हैं, और वो तत्व कितने हैं, एक बिंदु जितना होता है उसका भी करोड़वां पार्ट जो है वो हमारे शरीर के अंदर होता है। अब उसको हमने क्या किया, जितने भी वो पार्ट होते हैं उसमें हमने उनको देवों का नाम दे दिया। हमने कहा कि हमारे पैर की एक उंगली से लेकर के हमारे शीर्ष के ऊपर एक बाल तक 33 करोड़ देवी देवता हैं। उनको हमने जो पावर पॉइंट हैं या जो षट चक्र भेदन जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं के रूप में वो एक पावर पॉइंट पड़े हुए हैं, जिसमें एक तो हम जो लेकर के आए हैं पिछले जन्म से, जिसको हम प्रारब्ध बोलते हैं, एक जो इस जन्म में हमने भोगना है, और एक जो अगले जन्म में हमारे साथ जाएगा। ये ज्योतिष विज्ञान द्वारा ये 3 तत्वों का, 3 चीज़ों का हम लोग ज्ञान करते हैं। अब इनकी रेज क्योंकि धरती पर पड़ती हैं और धरती के साथ साथ हमारे शरीर पर पड़ती हैं, तो इन दोनों की रेज पड़ने के कारण हमारा जो जीवन है कुछ हद तक निर्धारित होता है। अब ये समझ लीजिए कि 25% हमारा प्रारब्ध है जो हम लेकर के आए हैं अपने साथ। जैसे किस देश में जन्म लेंगे, किस माता पिता के पेट से जन्म लेंगे, हमारी शक्ल सूरत कैसी होगी, हमारा जो दिमाग है, जो हमारा जो मन है उसकी मनोवृत्ति कैसी होगी, हमारा जो आत्मा है वो किस तरह की होगी, ये प्रारब्ध से लेके आए। लेकिन क्रियामान, जो क्रिया, जो कर्म हम इस धरती पर करते हैं, वो ईश्वर ने या नेचर ने या कुदरत ने हमारे ऊपर छोड़ा है। कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट, आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये इस संसार का नियम है, इस ज़ोडिएक का नियम है। अब कॉज एंड इफेक्ट की जो थ्योरी है वो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने दी है, लेकिन हमारे भी ऋषि मुनियों ने इसको बोला है कि जैसा आप कर्म करेंगे अंततोगत्वा आपको वैसा ही फल मिलेगा। अब ज्योतिष विज्ञान को मैंने क्या कहा है कि 3 इसके एम है ज्योतिष विज्ञान के, व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू। मैंने कहा ज्योतिष विज्ञान आपका कृष्ण है, आपका जीवन एक महाभारत की भूमि है या महाभारत का युद्ध है। ज्योतिष कृष्ण जी की तरह से समय समय पर आपके जीवन को गाइड करता है कि किस समय क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, और उसका आगे एम क्या है। तो मैंने कहा, अपने शब्दों में इसको मैंने दिया कि जो ज्योतिष है ये आपके जीवन का कृष्ण है। एस्ट्रोलॉजी इज योर ओन कृष्णा। तो इसलिए ज्योतिष का सीखना प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है, ताकि केवल आप अपने आप को जान पाए कि इस धरती पर आप क्यों आए हैं। अभी तक हमने जाना कि हमें ज्योतिष सीखना क्यों चाहिए। अब ये ज्ञात करेंगे कि ग्रहों की स्थिति देख कर के ब्रह्मांड के अंदर हम ये कुंडली कैसे बनाते हैं। जैसा कि सभी लोगों को ज्ञात है कि सूर्य के आसपास सभी ग्रह घूमते हैं। वो घूमने की एक कक्षा है, एक पाथ है, एक रास्ता है, और वो उसी रास्ते पर घूमती है। सूर्य के आसपास सारे ग्रह घूम रहे हैं, सूर्य मिडल में है, तो उसके धरती और सूर्य के बीच में कुछ ग्रह हैं और धरती के बाहर भी कुछ ग्रह हैं, जिनको बोलते हैं
कि इनर प्लैनेट या अंदर के जो ग्रह हैं और जो आउटर प्लैनेट हैं, केवल हम ज्योतिष विज्ञान में शनि महाराज तक के ग्रह लेते हैं, उसके बाद के हम लोग ग्रह नहीं लेते हैं। अब घूम तो रहा है सूर्य के आसपास सभी ग्रह, परंतु ज्योतिष विज्ञान में हम क्या करते हैं, जहाँ पर व्यक्ति खड़ा है या जैसा हमको दिखता है, हमको दिखता क्या है कि हमारे आसपास सभी ग्रह घूम रहे हैं। जब हम अपनी धरती पर या किसी पॉइंट पर बैठ करके देखते हैं तो हमें लगता है कि सूर्य हमारे पास घूम रहा है, चंद्र बुध ग्रह जितने भी हैं ये हमारे आसपास चक्कर लगा रहे हैं। तो हमने एक हाइपोथेटिकल पॉइंट, एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट लिया जहाँ से हम ये देखते हैं कि सूर्य का रास्ता कौन सा है, पाथ ऑफ सन क्या है, पाथ ऑफ मून क्या है, या पाथ बाकी ग्रहों का क्या है, इनके घूमने की अलग। जैसे पृथ्वी सूर्य का 365 दिन में चक्कर लगाती है, तो हम मान लेते हैं कि सूर्य 365 दिन में ही चक्कर लगाएगा। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सूर्य का रास्ता क्या है या सूर्य का पाथ कहाँ है, कहाँ से, जहाँ व्यक्ति खड़ा है। अब जहाँ व्यक्ति खड़ा है तो धरती तो बहुत बड़ी है, धरती जो है ये गोल नहीं है, ये भी आप जानते हैं। धरती एक्लिप्टिक है, अंडाकार है। तो इसका जो रास्ता है, जिस रास्ते से सूर्य घूमता है, वो भी एक्लिप्टिक है, वो भी अंडाकार है। अब जिस रास्ते से सूर्य घूमता है, जो उसको हमने एक इमेजिनरी लाइन बना करके एक्लिप्टिक गोलाकार अंडाकार स्थिति में हमने एक रास्ता बनाया, एक लाइन खींची। अब वो लाइन खींच करके हमने उसको 12 भागों में डिवाइड किया। अब ये लाइन, जो लाइन खींची है, जो अंडाकार हमने बनाया है, ये 360 डिग्री हो गया मैथमेटिक्स किया, हिसाब किताब के हिसाब से। अब इसको 360 डिग्री को हमने क्या किया, 12 भागों में बांट दिया। अब 12 भागों में जब हमने बांटा, क्योंकि वो पाथ फिक्स्ड है, एक ही जगह से सूर्य आता है, उसी जगह से सूर्य वापस 365 दिन या 360 डिग्री चल करके फिर वहीं पर वापस आ जाता है। अब जब हमने इसको 360 डिग्री को 12 भागों में बांट दिया, तो एक जो खाना बना, त्रिकोण बना, वो बना 30 डिग्री का। और इसी तरह से 30-30 डिग्री करते हुए 360 डिग्री का ये पाथ बन गया। अब हमने एक जगह फिक्स किया कि पहला जो खाना आपका त्रिकोण बना है, उसको हमने नाम दिया मेष। अब मेष का नाम क्यों दिया, इसका हम बाद में वर्णन करेंगे। पहले ये 12 भागों के नाम सुन लीजिए। पहले भाग का नाम दिया हमने मेष, दूसरा वृषभ, तीसरा मिथुन, चौथा कर्क, पांचवा सिंह, छठा कन्या, सातवां तुला, आठवां वृश्चिक, नौवां धनु, 10वां मकर, 11वां कुंभ और 12वां मीन। इस तरह से ये 360 डिग्री का एक चक्र आपका बन गया। जहाँ पर आप खड़े हैं वहाँ से जब आप देखेंगे तो सूर्य विभिन्न राशियों में जाता हुआ मेष से लेकर के मीन तक 365 या 366 दिन में एक चक्कर लगा करके सूर्य एक वर्ष के बाद में फिर वहीं आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि सूर्य कौन सी राशि में चल रहा है। धरती पर इक्वेटर है, एक सेंट्रल पॉइंट है, वहाँ पर हमने आड़ी तिरछी 2 हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइनें खींची हैं, जिसको हम बोलते हैं लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। जहाँ पर आप खड़े हैं वहाँ से वहाँ का लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और दिशांश रेखाओं से हम देखते हैं कि व्यक्ति पैदा कब हुआ, जिसको हम बोलते हैं डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद किस समय पर पैदा हुआ और कौन से स्थान पर पैदा हुआ। 3 चीज़ें एक कुंडली बनाने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। अब वहाँ से हमने लिया कि ये देखा कि बच्चा जो पैदा हुआ वो सूर्य कौन सी राशि में था, सूर्य कहाँ पर था उस समय मूवमेंट के हिसाब से, कौन से महीने में था। अब हम उसकी डिग्री के हिसाब से वहाँ पर एक निशान लगाते हैं। मेष से लेकर के मीन तक जहाँ पर भी बच्चे के जन्म के समय, उसको हम व्यक्ति का लगन मान लेते हैं, जिसको असेंडेंट बोलते हैं। अब जब हम कुंडली बनाते हैं तो उस समय कुंडली बनाते समय हम एक काल पुरुष बनाते हैं, एक व्यक्ति बनाते हैं, जिसको 12 भागों में डिवाइड किया जाता है, उसको हम काल पुरुष बोलते हैं। वो भी मेष से लेकर मीन तक वो एक 12 भागों में एंटी क्लॉकवाइज वो चलती है। क्लॉक चलती है दाहिने से बाएं और ये हम चलते हैं बाएं से दाएं।
राशियां उसी तरीके से रखी जाती हैं। अब लगन हमने ज्ञात कर लिया कि बच्चा किस तरह से पैदा हुआ है, किस जगह पर पैदा हुआ है, उस हिसाब से हमने एक खाने बना करके कुंडली में वहाँ पर सूर्य को स्थापित किया और वहाँ हमने लिख दिया लगन। अब लगन मान लीजिए कोई भी आया हो, जहाँ से अगर 8 नंबर पर आया है तो वहाँ से एंटी क्लॉकवाइज हर एक खाना 8, 9, 10, 11, 12 से लेकर के तुला तक वो एक कुंडली के अंदर पूरा घूमेगा। जहाँ जहाँ ग्रहों की गणनाओं के हिसाब से उस समय ग्रह होंगे वहाँ पर उन ग्रहों को स्थापित कर दिया जाता है। तो ये एक व्यक्ति की लगन कुंडली बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं लगन चार्ट। इस तरह से एक बच्चा जो पैदा हुआ, हमने उसका लगन चार्ट निकाला। अब भारतीय वैदिक ज्योतिष के अंदर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है चंद्र। बोलते हैं सूर्य जो है ये आत्म कारक है, आत्मा का कारक है, और चंद्र मन सो जाता ये मन का कारक है। जहाँ पर जिस राशि के अंदर उस दिन बच्चे के पैदा होते समय जहाँ चंद्र स्थापित होगा वो उसकी चंद्र राशि हो जाएगी, या जिसको हम राशि बोलते हैं। मान लीजिए चंद्र मीन राशि के अंदर स्थापित है तो राशि मीन हो गई, और यदि चंद्र सिंह राशि के अंदर स्थापित है तो राशि उसकी सिंह हो गई उस दिन। तो ये उस तरह से उस बच्चे की राशि का ज्ञान किया जाता है। तो हमने सूर्य का से लगन का ज्ञान किया, चंद्र जहाँ पर स्थापित होगा वो हमने उसकी चंद्र राशि या उसकी राशि मान ली हमने। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भारतीय वैदिक ज्योतिष के अंदर है, चंद्र से कुंडली को बनाना, या जिसको चंद्र लगन बोलते हैं। जिस तरह से हमने सूर्य का एक रास्ता बनाया, पाथ बनाया, एक्लिप्टिक बनाया, उसी तरह से अब हम चंद्र का भी मूवमेंट धरती के ऊपर देखेंगे, जो व्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जैसा हमको दिखता है। अब हमने एक्लिप्टिक बनाया, वो भी 360 डिग्री का बना। अब 360 डिग्री का जो एक्लिप्टिक हमने बनाया, उसके अंदर पहले की भांति 30-30 डिग्री से हमने उसको डिवाइड किया। 360 डिग्री जो पहला त्रिकोण बना वही उसी तरह से मेष 30 डिग्री, दूसरा वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इस तरह से ये राशियां 12 भागों में हमने डिवाइड कर दी, उनका भाग कर दिया हमने। अब चंद्र राशि क्यों ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है? क्योंकि हम ये ज्ञात करते हैं चंद्र राशि से और सूर्य राशि से कि प्रारब्ध क्या है, क्या व्यक्ति पिछले जन्मों से लेकर के आया है, उसकी शक्ल सूरत कैसी होगी, किस माता पिता के पेट से पैदा होगा, उसके जो मन है या उसकी आत्मा है वो उसके अंदर कितने पाप और कितने पुण्य इस धरती पर लेकर आया है जो उसको यहाँ भोगने हैं। और चंद्र राशि से हमें ये भी ज्ञान होता है कि व्यक्ति का मन कैसा है, उसको क्या कर्म करना चाहिए ताकि पिछले जन्मों के पापों से छुटकारा मिल सके, इस धरती पर रहकर एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके और समाज को एक अच्छा जीवन दे सके। भारतीय वैदिक ज्योतिष के अंदर चंद्र बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि चंद्र से राशि का ज्ञान होता है और उसी चंद्र राशि को हम दोबारा 27 नक्षत्र और एक अभिजीत नक्षत्र मान लीजिए तो 28 नक्षत्रों के बीच हम उसको विभाजित करते हैं, लेकिन गणनाओं के लिए केवल 27 नक्षत्रों में उसको डिवाइड किया जाता है। तो हमारे पास 360 डिग्री आई एक एक्लिप्टिक के अंदर। अब एक हमारे पास त्रिकोण बना 30 डिग्री का, जिसको हमने नाम दिया मेष यानी एरीज। अब एरीज के पीछे के जो सितारे हैं वो एक मेंढे जैसे दिखते हैं, इसीलिए हमने उसको नाम मेष दे दिया। अब इस मेष राशि के 30 डिग्री को हमने 27 नक्षत्रों में डिवाइड करते हुए पूरे 360 डिग्री को, इसके अंदर हमने 13 डिग्री 20 मिनट के प्रत्येक नक्षत्र को एक नाम दिया और उसके अंदर 13 डिग्री 20 मिनट का एक अलग से त्रिकोण बनाया, उसका भाग किया हमने, डिवाइड किया उसको। तो पहला जो एक त्रिकोण बना उसका नाम हमने दिया अश्वनी। अब अश्वनी नाम का जो नक्षत्र है उसके पीछे के जो सितारे हैं वो एक अश्वनी या एक खूबसूरत व्यक्ति की तरह से दिखते हैं। अब दूसरा जो हमने 13 डिग्री 20 मिनट का एक और त्रिकोण बनाया इसी मेष राशि के अंदर, उसका हमने नाम दिया भरणी।
अब ये 13 डिग्री 20 मिनट और 13 डिग्री 20 मिनट मिला करके 26 डिग्री और 40 मिनट हो गया। अब देखिए, अब एक मेष राशि को हमने 2 भागों में डिवाइड करने के बाद में हमारे पास 3 डिग्री और 20 मिनट अभी और बचा है। तो उसको हमने नक्षत्र, जो तीसरा नक्षत्र आता है, उसका एक चरण 3 डिग्री 20 मिनट का हमने मेष राशि के अंदर रखा। अब 3 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र हुआ तो कृतिका 3 डिग्री 20 मिनट मेष राशि में आ गया। अब इसके जो 10 डिग्री बची हैं वो अगली राशि वृषभ के अंदर हमने उसको रखा 10 डिग्री में। अब 10 डिग्री वृषभ के अंदर कृतिका नक्षत्र आ गया। अब 13 डिग्री 20 मिनट का पूरा एक नक्षत्र जो है अश्विनी, भरणी, कृतिका, कृतिका के बाद का नक्षत्र का नाम है रोहिणी। अब रोहिणी 13 डिग्री 20 मिनट जो है वो आपका वृषभ राशि के अंदर चला गया। अब उसी तरह से अब 13 डिग्री 20 मिनट ये और 10 डिग्री वो, 23 डिग्री 20 मिनट आपके पास बच गए। अश्विनी, भरणी, कृतिका और रोहिणी भी आपका वृषभ के अंदर आ गया। अब जो बाकी का जो आपका 6 डिग्री 40 मिनट बचा वो आ गया आपके मृगशिरा नक्षत्र के अंदर। मेष राशि के अंदर 3 डिग्री 20 मिनट कृतिका नक्षत्र के हमने लिए। अब अगली राशि जो वृषभ है 10 डिग्री कृतिका नक्षत्र के आ जाएंगे। अब वृषभ राशि के अंदर ही अगला नक्षत्र है रोहिणी, जिसके 13 डिग्री 20 मिनट पूरे वृषभ राशि के अंदर आएंगे। अब ये टोटल बना 23 डिग्री और 20 मिनट। बाकी बचा 6 डिग्री 40 मिनट जो कि अगले नक्षत्र के अंदर जाएंगे। अब वृषभ राशि के अंदर 3 नक्षत्र आ गए। इस तरह से ये पूरा 30 डिग्री जो है ये चले गए आपके वृषभ राशि के अंदर। अब क्योंकि 6 डिग्री 40 मिनट मृगशिरा नक्षत्र के वृषभ राशि में चले गए थे, तो अब अगली राशि जो मिथुन है उसके अंदर मृगशिरा नक्षत्र के 6 डिग्री 40 मिनट आ जाएंगे। अगला नक्षत्र आता है आर्द्रा, 13 डिग्री 20 मिनट आर्द्रा नक्षत्र के मिथुन राशि के अंदर आ जाएंगे। और बाकी के 10 डिग्री अगला नक्षत्र जो है पुनर्वसु वो उसके अंदर चले जाएंगे। तो ये टोटल हमारा बन गया 30 डिग्री। तो अब हमने पूरे ब्रह्मांड का 30-30 डिग्री करके 90 डिग्री मिथुन राशि तक हमने कवर कर दिया। अब अगली राशि आती है कर्क। अब आपने जैसे देखा कि 10 डिग्री पुनर्वसु नक्षत्र के मिथुन राशि के अंदर चले गए, तो बाकी के 3 डिग्री 20 मिनट जो हैं वो पुनर्वसु नक्षत्र के कर्क राशि के अंदर चले जाएंगे। अब कर्क राशि में 3 डिग्री 20 मिनट के पश्चात अगला नक्षत्र आता है पुष्य। ये 13 डिग्री 20 मिनट पुष्य नक्षत्र जो है ये कर्क राशि के अंदर चला गया। और बाकी के बचे हुए 13 डिग्री 20 मिनट अश्लेषा नक्षत्र के अंदर जाकर के पूरा 30 डिग्री का एक सेगमेंट, एक पार्ट उन्होंने कर्क राशि के अंदर पूरा कर दिया। इस तरह से ये 4 राशियों का पहला जो समूह है, पहला जो जमघट है, ये 120 डिग्री का हमारा मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के अंदर का ये संपूर्ण हुआ। इस तरह से हमारे ये 9 नक्षत्र जो हैं ये 4 राशियों के अंदर विभाजित हुए 120 डिग्री में, जिसमें हमारे नक्षत्र आ गए अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा। तो इस तरह से हमने 120 डिग्री का पहला जो चरण था, पार्ट था, वो हमने संपूर्ण किया। अब इसी प्रकार जो दूसरा पार्ट है हमारे नक्षत्रों का, जिसके अंदर फिर हम इसी तरह से 4 राशियां कवर करेंगे, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक। अब सिंह राशि के अंदर सबसे पहला नक्षत्र मघा आएगा, जो 13 डिग्री 20 मिनट सिंह राशि के अंदर रहेगा। दूसरा नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी 13 डिग्री 20 मिनट, यह भी सिंह राशि के अंदर ही विराजमान होगा। अब 13 डिग्री 20 मिनट और 13 डिग्री 20 मिनट 26 डिग्री 40 मिनट के ये नक्षत्र 2 पूरे हुए, मघा और पूर्व फाल्गुनी। बचा हुआ 3 डिग्री 20 मिनट उत्तर फाल्गुनी सिंह राशि के अंदर ही रहेगा
और बाकी का जो नक्षत्र बचा 10 डिग्री का वो कन्या राशि के अंदर चला जाएगा। अभी कन्या राशि के अंदर उत्तर फाल्गुनी के 10 डिग्री हमने लेने के पश्चात कन्या राशि के अंदर ही उत्तर फाल्गुनी के पास नक्षत्र आता है हस्त। हस्त नक्षत्र के 13 डिग्री 20 मिनट हमने ले लिए कन्या राशि के अंदर, और उसके पश्चात चित्रा नक्षत्र 6 डिग्री 40 मिनट हमने इसी तरह से कन्या राशि में ले लिए, और 6 डिग्री 40 मिनट के बाद जो बाकी 6 डिग्री 40 मिनट चित्रा नक्षत्र के बचे वो हमारे पास चले गए अगली राशि तुला में। अब तुला राशि के अंदर चित्रा के 6 डिग्री 40 मिनट और स्वाति नक्षत्र जो अगला नक्षत्र है वो 13 डिग्री 20 मिनट रहेगा आपके तुला राशि में, और इस तरह से ये 20 डिग्री पूर्ण हुआ, और 10 डिग्री जो बचा हुआ है तुला राशि का वो जाएगा विशाखा नक्षत्र के अंदर। अब 13 डिग्री 20 मिनट विशाखा नक्षत्र होना चाहिए, तो लेकिन 3 डिग्री 20 मिनट जो बाकी बचे वो चले गए आपके वृश्चिक राशि के अंदर, और वृश्चिक राशि के अंदर विशाखा नक्षत्र ने लिए 3 डिग्री 20 मिनट, और वृश्चिक राशि के अंदर ही अनुराधा नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट, और बाकी बचे हुए इसी अंश के 13 डिग्री 20 मिनट वृश्चिक राशि में ज्येष्ठा नक्षत्र ने ले लिए। और इस तरह से हमने पूरे ब्रह्मांड के अंदर 240 डिग्री जो एक्लिप्टिक हमने बनाया था, ये इसका दूसरा पार्ट जो है, जो दूसरा सेगमेंट हमने बनाया हाइपोथेटिकल लाइन के हिसाब से, तो वो 240 डिग्री इसने कवर कर लिया अपना। और इस तरह से दूसरे पार्ट में हम लोग जो गए वो सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक के अंदर जो नक्षत्र हमने लिए मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा, इस तरह से हमने 240 डिग्री कवर करके मेष राशि से लेकर के वृश्चिक राशि तक 240 डिग्री ब्रह्मांड का हमने कवर किया, जबकि हमको लेना है कुल 360 डिग्री। अब जो बाकी बचे हुए 360 डिग्री तक का जो सफ़र हमको तय करना है, हाइपोथेटिकली जो हमने लाइन खींची है, उसमें ये 4 राशियों के अंदर विभाजित होगा: धनु, मकर, कुंभ और मीन। अब धनु राशि के अंदर पहला नक्षत्र आता है मूल। मूला नक्षत्र के अंदर 13 डिग्री 20 मिनट, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के अंदर 13 डिग्री 20 मिनट, और बाकी बचे हुए 3 डिग्री 20 मिनट चले जाएंगे आपके उत्तराषाढ़ नक्षत्र के अंदर। अब इस तरह से हमारा धनु राशि का 30 डिग्री पूर्ण हुआ, जो कि हम चल पड़े 270 डिग्री पूरे हाइपोथेटिकल ब्रह्मांड के अंदर। अगली राशि आती है मकर, और बचे हुए 10 डिग्री उत्तराषाढ़ नक्षत्र का मकर में आएगा, श्रावण नक्षत्र का 3 डिग्री 20 मिनट। इस तरह से ये 23 डिग्री 20 मिनट पूर्ण हुआ, और बचे हुए 6 डिग्री 40 मिनट जाएंगे आपके धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर। अब धनिष्ठा नक्षत्र जो है वो 6 डिग्री 40 मिनट तक तो रहेगा मकर राशि के अंदर, लेकिन बचा हुआ 6 डिग्री 40 मिनट जो है ये आपका चला जाएगा कुंभ राशि के अंदर। तो कुंभ राशि के अंदर धनिष्ठा नक्षत्र जो है 6 डिग्री 40 मिनट। अब इस तरह से कुंभ राशि के अंदर चला गया 6 डिग्री 40 मिनट धनिष्ठा में, और कुंभ राशि के अंदर ही 13 डिग्री 20 मिनट जो है ये सतभिषा नक्षत्र के अंदर कुंभ राशि में चला गया। अब बचे हुए 10 डिग्री जो हैं ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो है ये चला गया कुंभ राशि में, और अगली राशि आपकी आती है मीन। अब अगर मीन राशि में देखें तो मीन राशि में बचा हुआ पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के 3 डिग्री 20 मिनट, और इसके पश्चात 13 डिग्री 20 मिनट उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में, और बचा हुआ बाकी 13 डिग्री 20 मिनट ये चला गया आपका रेवती नक्षत्र के अंदर। इस तरह से हमने 27 नक्षत्र जो है वो पूर्ण किए 360 डिग्री को पूरे ब्रह्मांड में कवर करते हुए। और ये हमने देखा कि चंद्र राशि से हमने एक एक्लिप्टिक जो खींचा, जो चंद्र का जो मूवमेंट है, चंद्र का जो 360 डिग्री का हमने एक्लिप्टिक बनाया, उसी के हिसाब से ये नक्षत्र उसमें घूमे। इस तरह से हमने 360 डिग्री चलकर
चंद्र का जो पाथ था, चंद्र का जो मूवमेंट था, आप जहाँ पर खड़े हैं उसके हिसाब से, जैसे चंद्र आपके आसपास घूम रहा है, तो वहाँ से हमने एक एक्लिप्टिक बनाया था, उसको हमने 27 नक्षत्रों में विभाजित करके 360 डिग्री बना लिए। इस तरह से नक्षत्र हमने एक जगह पर फिक्स कर दिए और उसकी हमने बनाई एक कुंडली। ये जो कुंडली अभी आप देख रहे हैं, ये एक काल पुरुष है, यह एक व्यक्ति है। इसमें जो आपको घर दिखाई दे रहे हैं, जिनको हमने विभाजित किया हुआ है 30 डिग्री से, और ये 12 घर हैं। आप इस चीज़ को मान लीजिए कि राशियां जो हैं वो 1 नंबर राशि हमने दिया मेष को, और इसी तरह से 2 नंबर वृषभ को, 3 नंबर मिथुन को, 4 नंबर कर्क को, 5 नंबर सिंह को, 6 नंबर कन्या को, 7 नंबर तुला को, 8 नंबर वृश्चिक को, 9 नंबर धनु को, 10 नंबर मकर को, और 11 नंबर कुंभ को, और 12 नंबर हमने दिया मीन राशि। ये तो होगी राशियाँ, लेकिन घर और राशियों में फ़र्क जान लीजिए। जब हम कुंडली बनाते हैं, इस तरह का एक चार्ट हमने बनाया जिसमें हमने 12 घर बनाए 30 डिग्री के आसपास। तो ये जो अब पहला घर आप देख रहे हैं, इसको हाउस बोलेंगे। यहाँ पर लगन की राशि कुछ भी आए, लेकिन इसको हम घर मानते हैं। तो ये पहला घर एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, घड़ी से उल्टा चलेगा। तो ये घर नंबर 1 हो गया, ये घर नंबर 2, ये घर नंबर 3, ये घर नंबर 4, ये घर नंबर 5, घर नंबर 6, घर नंबर 7, घर नंबर 8, घर नंबर 9, घर नंबर 10, घर नंबर 11 और घर नंबर 12। इस तरह से ये हाउस अलग होता है, राशि अलग होती है। तो पहला जो घर है, जैसे हमने काल पुरुष में फिक्स किया कि ये आप हैं, आपका शरीर है, आपके शरीर के विभिन्न अंग हमने 12 जगहों पर रखे। जैसे पहला घर आपका मस्तिष्क हो गया, आपका सिर हो गया। दूसरा घर आपका गला हो गया। तीसरा घर आपकी बाहें हो गई। चौथा घर आपका छाती हो गई। 5वां घर उसके नीचे का लीवर का पोर्शन आ जाता है। 6ठा नंबर आपके लीवर के नीचे का जो स्टमक है, जो पेट है, वो आ जाता है। 7वां नंबर आपका गर्भाशय या आपका पेट या आपकी आंतड़ियाँ आ जाती हैं। 8वां घर आपका रेक्टम है। 9वां घर आपकी थाइज हैं। 10वां घर आपके घुटने हैं। 11 नंबर जो घर है वो आपकी पिंडलियां हैं, और 12 नंबर आपके पैर हैं। तो इस तरह से 12 घरों के अंदर हमने आपके शरीर को स्थापित कर दिया। अब आप देखिए, जब आप घर देखते हैं तो घरों में आप क्या चीज़ देखते हैं। पहला घर, जैसे मैंने आपको कहा कि आपका सिर है, तो पहले हाउस से हम क्या लेंगे, आपकी पर्सनैलिटी, आपका सेल्फ, आप क्या हैं, आपकी मनोवृत्ति क्या है, आप कैसा आपका शरीर होगा, कैसे आपकी आंखें होंगी, वगैरह वगैरह, ये सब जो कुछ भी आपके सिर में आता है। दूसरा घर हमने आपको लिया आपका गर्दन, तो हम इसको ले लेते हैं हाउस ऑफ स्पीच, बोलने का घर। अब देखिए, इसी तरह से जब तीसरा घर आपकी बाहें आती हैं तो हम इसको लेते हैं पराक्रम भाव। जो प्रथम हाउस लिया हमने, बोलते हैं कि ये आप हैं। द्वितीयेश जो है ये आपका स्पीच है। तीसरा आपकी बाहें हैं तो आपका पराक्रम है। चौथा घर जो है ये आपकी छाती है, तो माता का सुख है। 5वां घर अगर आपका लीवर या पैनक्रियाज, जिसको हम कलेजा बोलते हैं, तो वो आपके बच्चे हैं, या आपका लीवर पैनक्रियाज का जो पोर्शन है उसको मान लीजिए, प्रोजेनी मान लीजिए इसको। 6ठा घर जो है ये आपका उससे नीचे का पोर्शन जाता है, तो इसको हमने लिया आपका दुश्मन, या फिर बोलेंगे कि मामा भी ले लेते हैं इससे, लेकिन चाचा नहीं लेते हैं, मामा ही लेते हैं। जब आप आगे जाएंगे तो इस बात का आपको और भी ज्ञान हो जाएगा कि हम मामा ही क्यों लेते हैं। 7वां घर जो है ये आपके लाइफ पार्टनर का हो गया, आपकी पत्नी का या पति का हो गया। और ये 8वां घर जो हमने लिया, ये पुरातत्व, पुरातन खोज, आपके पैतृक घर समझ लीजिए, पितरों का घर समझ लीजिए इसको, या फिर आयु भाव भी हम लोग ले लेते हैं इसको। 9वां घर जो है ये आपका भाग्य स्थान हो गया, कि आप पिछले जन्म से प्रारब्ध में क्या लेकर के आए हैं और इस जन्म में आपको क्या भोगना है और किस तरह का क्रियामान या आपको कार्य करना है। अब जो 10वां घर आया ये आपका कर्म क्षेत्र है।
जहाँ पर आप कर्म करेंगे, आप प्रोफेशन क्या होगा, आप किस लाइन के अंदर जाएंगे, या आपके अंदर की छुपी हुई प्रतिभा क्या है। अब 11वां घर यदि आप देखते हैं तो यहाँ पर हम लेते हैं लाभ स्थान। तो लाभ, जिंदगी का कितना प्रॉफिट, कितना लाभ, धन का, पुत्र का, पत्नी का, या बाकी कोई भी लाभ आपके जीवन के अंदर है, तो वो लाभ आपको क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये केवल उसी स्थान से देखा जाता है। अब ये जो 12वां घर हमने फिक्स किया, ये क्षय भाव है या मोक्ष भाव है। जीवन के अंदर क्या चीज़ें आप खोएंगे या क्या खो सकते हैं। कई बार हम 12वें घर को बेड कंफर्ट भी ले लेते हैं कि आपको स्त्री या पुरुष का कितना सुख मिलेगा। इस तरह से ये 12 घरों के अंदर हमने अलग अलग तरीके से आपके काल पुरुष के हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी और उसके बाद आपका मनोभाव और बाकी चीज़ें भी, आपके जीवन के जितने रिश्ते नाते हैं वो भी हमने इसके अंदर फिक्स किए। अब हम आते हैं अपने ग्रहों की तरफ। वैदिक ज्योतिष के अंदर हम केवल ज़मीन से, भूमि से लेकर के, अपना जो अर्थ है वहाँ से लेकर के केवल शनि तक के ग्रह ही देखते हैं। उन्हीं ग्रहों का एक घेरा बनाया जाता है, जबकि आपको मालूम है कि सूर्य के आसपास सभी ग्रह घूमते हैं, पृथ्वी के आसपास चंद्र घूमता है, लेकिन हम लेते हैं व्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू, जैसा कि आपको दिखता है उस तरह से ग्रहों का मूवमेंट लिया जाता है। अब हमने एक एक्लिप्टिक बनाया, अंडाकार एक चक्र बनाया, जहाँ से हम खड़े हैं, जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पर, अक्षांश और दिक्षांश रेखाओं पर जहाँ हम खड़े हैं, वहाँ से हमने घेरा बनाया चंद्र का। अब चंद्र को ही घेरा बना करके उसी घेरे पर एक्लिप्टिक, जहाँ पर धरती पर हम खड़े हैं, वहाँ से हम देखेंगे कि ग्रहों की स्थिति क्या है, वहाँ से ग्रह हमें कहाँ दिखते हैं और उनका जो मूवमेंट है, उनका जो चाल है ग्रहों की, वो कहाँ जाती है। अब देखिए, कुछ ग्रह धरती और सूर्य के बीच में हैं और कुछ ग्रह जो हैं वो धरती के परे हैं। धरती जिस धुर्री पर सूर्य के आसपास घूमती है और धरती और सूर्य के बीच के जो ग्रह होते हैं उसको हम इनर प्लैनेट बोलते हैं, अंदर के ग्रह बोलते हैं, या फिर ये बोलेंगे कि सूर्य और धरती के बिल्कुल नज़दीक और बीच में घूमने वाले ग्रह। इनके अंदर बुध और शुक्र 2 ग्रह हैं जो धरती और सूर्य के बीच में घूमते हैं। तो हमारे 2 ग्रह हुए, बुध और शुक्र। चंद्र जो कि ग्रह नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको ग्रह ही मान लेते हैं, क्योंकि वो पृथ्वी के आसपास घूमता है, तो उसको भी इनर प्लैनेट ही मान लेते हैं। उसके पश्चात ग्रह आता है मंगल। मंगल के पश्चात जो उससे थोड़ी दूरी पर है वो आता है गुरु, और गुरु के पश्चात आता है शनि। इस तरह से ये हमारे 7 ग्रह हैं जो आसपास घूमते हैं। अब इन 7 ग्रहों को लेकर के हम अपने ज्योतिष की गणनाएं करते हैं। वैदिक ज्योतिष के अंदर 2 ग्रह और लिए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं राहु और केतु। इनको हमने नाम दिया है छाया ग्रह। ये ग्रह नहीं है, ये एक मैथमेटिकल पॉइंट है। एक हिसाब किताब के हिसाब से हमने 2 ऐसे पॉइंट लिए जो चंद्र का असेंडिंग और डिसेंडिंग, जब चंद्र ऊपर की तरफ को जाता है 0 डिग्री से लेकर के एक्लिप्टिक बनाता हुआ जब चंद्र ऊपर जाता है तो उसको असेंडिंग नोड बोलते हैं या ऊपर जाने वाला नोड बोलते हैं। इसको हमने नाम दे दिया राहु। और जो डिसेंडिंग जब मून होता है, चंद्र जब डिसेंड करता है, जब नीचे की ओर आता है, तो उसको हमने नाम दिया केतु। अब राहु और केतु भी 2 ग्रह हमने ब्रह्मांड के अंदर जोड़ करके कुल 9 ग्रह अपनी ज्योतिष की गणनाओं के लिए रखे। राहु और केतु केवल छाया ग्रह इसलिए नाम दिया क्योंकि ये असेंडिंग और डिसेंडिंग नोड जो हैं ये चंद्र की हैं। ये हमेशा एक दूसरे से 180 डिग्री दूर रहेंगे। इस तरह से ये 9 ग्रह हमने लिए अपने ज्योतिष की गणनाओं के हिसाब से। अब ज्योतिष की गणनाएं तो हमने कर ली, 9 ग्रह भी हमको मालूम हो गया कि क्या है, हमारे घर क्या होते हैं, नक्षत्र कहाँ पर हमने फिक्स किए हैं, ये भी आपको मालूम पड़ गया ब्रह्मांड के अंदर। अब मैं एक और चीज़ की तरफ आता हूँ। हमने आपको बताई राशियाँ, मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक। अब इन राशियों का संबंध ग्रहों से भी है। 12 राशियों का स्वामित्व हमने एक एक ग्रह को दे दिया। अब वो ब्रह्मांड में जो आपने नक्षत्र देखे हैं, उन नक्षत्रों के पीछे की जो रोशनी है, जो उनके पीछे की रोशनी से जो एक आकृति बनती है,
उस आकृति को लेकर के, जो आप बाइनोकुलर से भी देख सकते हैं, कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन में भी उनको यही बोला जाता है जो हम ज्योतिष विज्ञान में बोलते हैं। तो सबसे पहली राशि हमने फिक्स की 30 डिग्री की मेष राशि को हमने स्वामित्व, जो मेंढे की तरह से दिखता है, उसका स्वामित्व हमने दिया मंगल को। 2 नंबर राशि वृषभ, इसका स्वामित्व हमने दिया शुक्र को। मिथुन, इसका स्वामित्व हमने दिया बुध को। कर्क, इसका स्वामित्व दिया चंद्र को। सिंह, इसका स्वामित्व हमने दिया सूर्य को। कन्या, इसका स्वामित्व बुध को। इसका तात्पर्य यह हुआ कि 3 नंबर राशि मिथुन और 6 नंबर कन्या, दोनों का स्वामित्व बुध का है। तुला राशि, इसका स्वामित्व शुक्र का। अब देखिए, 2 नंबर राशि वृषभ और 7 नंबर तुला, दोनों राशियों का स्वामी हो गया शुक्र। वृश्चिक राशि, इसका स्वामित्व मंगल को। और मेष और वृश्चिक दोनों का स्वामित्व मंगल का है। धनु राशि, इसका स्वामित्व गुरु को चला गया, जुपिटर। मकर राशि और कुंभ राशि, इन दोनों का स्वामित्व शनि का है। और मीन राशि, इसका स्वामित्व गुरु को। अब तात्पर्य यह हुआ कि 9 नंबर राशि और 12 नंबर राशि, इनका स्वामित्व हमने दे दिया गुरु को। अब आपके केवल कन्वीनियंस के लिए या आपको याद करने के लिए आप देखेंगे तो शुरू से आप देख लीजिए, 1 नंबर और 8 नंबर का स्वामी मंगल, 2 नंबर और 7 नंबर का स्वामी शुक्र, 3 नंबर और 6 नंबर का स्वामी बुध, 4 नंबर का स्वामी चंद्र, 5 नंबर सिंह का स्वामी सूर्य, 9 नंबर और 12 नंबर का स्वामी गुरु, और 10 नंबर और 11 नंबर का स्वामी शनि। इस तरह से 12 राशियों के अंदर हमने विभाजित कर दी उनके ग्रहों की स्वामित्व भी। तो आपके जो 9 ग्रह थे उसमें से केवल 7 ग्रहों का स्वामित्व दिया, राहु और केतु का हमने स्वामित्व नहीं दिया। कहते हैं कि राहु वते शनि, केतु वते कुजा, मीन्स राहु शनि की तरह से बिहेव करता है और केतु जो है ये मंगल की तरह से बिहेव करता है। वैसे राहु और केतु जिस भी राशि में बैठे हों, उसका जो भी स्वामी होगा वो उसी की तरह से उसकी मनोवृत्ति बदल जाएगी, क्योंकि ये छाया ग्रह है। अभी तक हमने देखा कि हमने पूरे ब्रह्मांड को जैसा हमें दिखता है, एक अंडाकार एक्लिप्टिक गोला बनाया व्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां आप खड़े हैं जैसा हमको दिखता है वैसा एक अपने मन से, हाइपोथेटिकल जिसको बोला जाता है। और उस जो चंद्र का पाथ था, चंद्र का जो रास्ता बनता है जहाँ से चंद्र घूमता है अंडाकार स्थिति में, उसको हमने क्या किया, 360 डिग्री में विभाजित किया। अब 360 डिग्री में विभाजित करने के पश्चात हमने उसको 12 भागों में बांटा, 30 डिग्री प्रति राशि। अब ये राशि के साथ जरा आप बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए कि ये वो राशि है जहाँ से चंद्र गुजरता है। अब चंद्र 1 महीने में लगभग एक पृथ्वी का चक्कर पूरा कर लेता है, तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि 12 राशियों में से चंद्र पूरे 30 दिन में जाएगा, लगभग समझिए 2.5 दिन। तो 24 और 24 48 घंटे, कभी उसके मूवमेंट पर निर्भर करता है कि वो तेज है कि आहिस्ता है। ये एस्ट्रोनॉमिकल गणनाएं हैं और ये हमारे सॉफ्टवेयर में आपको अवश्य मिलेगी। अब देखिए, पहला साइन हमने देखा जिसका नाम हमने रखा मेष। अब प्रत्येक राशि को देखते समय हम व्यक्ति के चरित्र का चित्रण करते हैं, उसकी पर्सनैलिटी एनालिसिस करते हैं। अब उस एनालिसिस के लिए हमने क्या किया, प्रत्येक साइन को एक नाम दिया, और वो नाम भी ऐसे नहीं दिया जो जहाँ पर वो राशि आती है ब्रह्मांड के अंदर या ज़ोडिएक के अंदर, उसके पीछे की दिखने वाली लाइट कैसे दिखती है, उसके पीछे के जो कॉन्स्टेलेशन हैं, जो नक्षत्र हैं, जो ग्रह हैं उसके पीछे, या तारे सितारे दिखाई देते हैं, वो किस तरह के हैं। तो सबसे पहले हम उस चित्रण करने से पहले आपको एक शब्द बता दूं कि हम जब भी राशियों का वर्णन करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि ये जो राशि है ये 3 तरह से होती है। एक चर होती है, एक स्थिर और एक द्विस्वभाव, जिसको बोलते हैं मूवेबल, फिक्स्ड और ड्यूअल। दूसरा, ये मेल है कि फीमेल है, स्त्री तत्व है कि पुरुष तत्व है। दूसरा, दिन में जागृत होती है कि रात में जागृत होती है।
इसका रंग कैसा होता है, ये 3-4 पैरामीटर्स हम लोग इसके अवश्य लगाते हैं। ये शीर्षोदयी है या सिर से उदय होती है, बीच में से होती है या पीछे से होती है, पृष्ठोदयी जिसको बोला जाता है। तो ये वर्णन हम पूरी राशियों में इसका करेंगे।